हेलो कमांडोज, वेलकम टू दी बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और अब हम क्रैश कोर्स C2 सीरीज में आपके लिए लाए हैं MPQ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस। देख सकते हैं आप फ्रॉम द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नीट 2022 में जो चैप्टर न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पिछले 10 साल का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है क्वेश्चंस आने का, बेहतरीन रहा है और बहुत ही बारीकी से कुछ कोर बातों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मेरी कोशिश रहेगी आप तक पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस को मैं पहुंचा सकूं, जिससे आप अपनी तैयारी के आखिरी पड़ाव को एक बेहतर दिशा दे सके। और इसके लिए आपके सामने है MPQ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस नीट 2022 फ्रॉम द चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब मैं आप सबका ध्यान इस बात पे केंद्रित करना चाहता हूं, याद करिए कमांडोज, आपने थ्योरी लेक्चर्स में जिस तरह से एनसीईआरटी की बारीकियों को समझा है ना, आत्मसात किया, उसको अच्छे से समझा आपने और बेहतरीन तरीके से जो है उसको फॉलो अप किया। ठीक है, आपकी कमांडो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है ये। और उसके चलते हुए अब हम क्वेश्चंस पर बड़े ही नजदीकी से एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए कमांडोज, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान रखिएगा। जो नर्व इंपल्स कंडक्शन वाला जो हिस्सा है चैप्टर का, यह हिस्सा बहुत ही अहम है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ओरिएंटेड है। तो मैं करीब 4-5 क्वेश्चंस आपको इससे डिस्कस अब पहले शुरुआत करने जा रहा हूं, जहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए सब स्क्रीन पे देखिए कि एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अ नर्व फाइबर। एक नर्व फाइबर के मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल डिफरेंस बना रहता है, उसका जो वैल्यू है रेस्टिंग पोटेंशियल के दौरान। यस कमांडोज, रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल आप समझ सकते हैं सब लोग, ये वो पोटेंशियल वैल्यू है जब नर्व इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा होता है। सो इट इज अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। आंसर है इसका बीटा, बी -70 मिलीवोल्ट। ओके कमांडोज, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अब जब एक्शन पोटेंशियल, सीक्वेंस देखिए क्वेश्चन का, रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट, अब उसमें चेंजेस आते हैं, रिवर्स जो होता है मेम्ब्रेन रिवर्स चार्ज होता है, क्योंकि जब रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। यस कमांडोज, लेकिन जैसी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है मेम्ब्रेन के ऊपर, यस मेम्ब्रेन के ऊपर यानी बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है और अंदर पॉजिटिव। तो यह बदलाव किस लिए आता है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। यस कमांडोज, इसका आंसर है सी, दैट इज ध्यान से देखिए, मोर सोडियम एक्सॉन के अंदर प्रवेश करता है और उतनी ही रिवर्स रेशियो से पोटेशियम जो है बाहर आता है, पोटेशियम बाहर आता है और सोडियम अंदर जाता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए। यह बात पूछी गई थी, इसलिए आंसर होगा सी। ओके कमांडोज, सो सेकंड का आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ पॉन्स, अब आप सब जानते हैं, सबसे पहले तो पॉन्स हिंड ब्रेन का हिस्सा है, उसमें अलग अलग सेंटर्स मौजूद है। यस कमांडोज, न्यूमोटैक्सिक सेंटर मौजूद है, एपन्यूस्टिक सेंटर मौजूद है, मिक्सचुरेशन सेंटर मौजूद है। फिलहाल क्वेश्चन में पूछा है कि अगर पॉन्स को डैमेज कर दिया जाए, यदि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो बताइए शरीर पे, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली यस कौन सा सेंटर है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो कि ब्रीदिंग रेट को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, ये उसकी एबिलिटी है। उसके अकॉर्डिंगली आंसर है इसका ए। यस कमांडोज, ए आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। इफ पोन्स इज डिस्ट्रॉयड, तो उससे क्या इफेक्ट होगा गिवन ऑप्शन में, असर तो पड़ेगा, आंसर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइलिन शीट। सही बात है कमांडोज, हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस टिश्यू आपने थ्योरी लेक्चर में बेहतरीन अटेंड किया, समझा बड़े ही सारे एस्पेक्ट्स को। अब उसमें आपको पता चला था कि किसी भी वर्टिब्रेट के न्यूरॉन का जो एक्सॉन भाग है वो अगर माइलिनेटेड होता है, उसका क्या लाभ मिलता है, उसका क्या फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन। यस आंसर है सी, क्योंकि रेगुलेट सोडियम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज साइज ए भी नहीं होता। क्या होता है, स्पीड ऑफ कंडक्शन जो है बढ़ जाता है। यस, क्योंकि वो नर्व इंपल्स को जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स है उसको लॉस नहीं होने देता, लीकेज नहीं होने देता हीट के फॉर्म में, इसलिए
यस कमांडोज, व्हाट इट डज, क्या करता है, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ सॉल्टेटरी कंडक्शन, जंपिंग, यस, चार्ज जंप करके आगे स्पीड अप करता है, इसलिए इसका आंसर है सी। यस कमांडोज। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व सेल इन्वॉल्व्स, डीपोलराइजेशन मतलब फिर से एक नर्व सेल जब एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कमांडोज, तो फिर क्या असर पड़ता है, बिल्कुल बखूबी देखिए। अगेन इट इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, जो है सोडियम अंदर जाता है, करेक्ट, तो आंसर है बीटा, आंसर है बीटा। इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व इंपल्स होता है इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको कहा था 5 से 6 क्वेश्चन नर्व इंपल्स से जुड़े हुए मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर का एक बहुत ही, यस कमांडोज गौर करना, बहुत ही जो है टर्बुलेंस कहते हैं ना, उथल पुथल वाला ये टॉपिक है, क्योंकि शब्दों के साथ अगर आप पढ़ के देखें लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में, तो चैप्टर के इस हिस्से में काफी उलझने आती है कि कब पोटेशियम बाहर गया, अंदर आया, ये हुआ वो हुआ। तो कमांडोज ये वो हिस्सा है जहां आपको एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, नीट के मंच से आप कमांडोज को जो है क्या करना चाहेगा, फंसाना चाहेंगे, आपको उलझाना चाहेंगे, लेकिन कमांडोज आपको उलझना नहीं है, आपको तो सुलझ के आना है, क्योंकि आप है बायोमेंटर कमांडोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप गौर करिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेस्टिंग मेम्ब्रेन, अगेन मेम्ब्रेन रेस्टिंग है, नेगेटिवली चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज ड्यू टू द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, ऐसी स्थिति बनी रहती है, ठीक है, यही पोटेंशियल डिफरेंस है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे। लेकिन ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये किसके वजह से बना होता है, ड्यू टू फॉलोइंग, किन आयंस के वजह से, यस कमांडोज, आंसर होगा ए, सोडियम पोटेशियम, यानी ए आंसर है इस ऑप्शन में। यस, इस क्वेश्चन का आंसर ए है, ए, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि पोटेशियम तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर अंदर का नेगेटिव चार्ज किसके वजह से होता है, वो होता है चारों ओर मौजूद नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। यस कमांडोज, जो मेम्ब्रेन में रेस्टिंग में यहां पर जो है वो चार्ज किसके वजह से होता है, वो है नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स। और क्वेश्चन में ये फिलहाल पूछा है कि किन दोनों आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन मायने रखता है, एक न्यूरॉन के पोलराइज्ड चार्ज और एक्साइटेबल होने के लिए रेस्टिंग स्टेट में, आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यस कमांडोज, फॉर हेल्दी पीपल, 4 स्वस्थ लोग अपने उम्र के 20वें साल में इंजरी हुआ, डैमेज हुआ, ठीक है, और उसमें शरीर के कुछ सेल्स का जो है मृत्यु हो गई। अब आप बताइए कि कौन जो है लीस्ट रीजनरेशन, यस कमांडोज, नर्वस टिश्यू जो है अपना लीस्ट रीजनरेशन शो करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली आंसर होगा बी। शरीर में उन चारों लोगों में से जो उनके न्यूरॉन्स जो है दोबारा ठीक नहीं होंगे, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं करते, जिसके कारण यस, लीस्ट लाइकली टू रिप्लेस बाय न्यू सेल्स, आंसर होगा न्यूरॉन्स। बाकी तो सब जो है रिमूव हो सकते हैं, नए सेल्स बन सकते हैं। यस कमांडोज, बिल्कुल सही बात है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप सब जानते हैं, बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स इज यूनिडायरेक्शनल, वो यूनिडायरेक्शनल बना रहता है हमेशा। यस, हमेशा साइटोन से एक्सॉन की ओर ही क्यों जाता है, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपल्स हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। इसका कारण होता है कि हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, यस, बीटा इसका आंसर है। यस कमांडोज, बीटा इसका आंसर है कि वो हमेशा एक्सॉन एंडिंग टर्मिनल बटन, जो सिनेप्टिक नॉब है, वहां सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वही आगे जो है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कर सकते हैं। नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन साइनैप्स कहलाता है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, इसलिए वो यूनिडायरेक्शनल बना होता है। सिंपल सी बात है, और वो डेंड्रॉन एंड्स पे कभी होते ही नहीं है, इसलिए चार्ज हमेशा इंपल्स जो है यूनिडायरेक्शनल इस कारण से बना रहता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्सॉन एंड से ही रिलीज होते हैं। ये बहुत ही अहम मुद्दा है क्वेश्चन बनने का एनसीईआरटी से, कमांडोज ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय, यस,
आंसर होगा आयन पंप्स। आयन पंप्स एनसीईआरटी में लिखे हैं विभिन्न प्रकार के, है ना, आयन चैनल्स होते हैं जिसके वजह से जो है कौन, यस कौन, चार्ज, एक्साइटेबल, पोलराइज, ये जो तीन बातें होती हैं वो किसके वजह से, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, आयंस को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, आयन पंप्स, यही जिम्मेदार होते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए। आंसर है सी, आंसर है सी, 9th क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट, लाउडनेस ऑफ साउंड, जब कान में, है ना, आवाज की गहराई जाती है, साउंड लाउडनेस जो है वो ट्रांसमिट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए टू कहां तक, यस कमांडोज, इसका आंसर है वही टिम्फैनिक बोला, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता नहीं, सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंस से रिलेटेड होता है, सेमी सर्कुलर बॉडी बैलेंस से रिलेटेड होता है, इसलिए ये भी आंसर भी नहीं होगा। वाइब्रेशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक, है ना, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ में जो है मूवमेंट आना चाहिए, और पेरिलिम्फ से बेसिलर, एनसीईआरटी में लिखा है बेसिलर मेम्ब्रेन जो होता है, यस कमांडोज ध्यान रखिएगा, बेसिलर मेम्ब्रेन जो है ऐसे 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 छलकता है, यस, तो आंसर होगा डेल्टा, डेल्टा डी आंसर है, यस, बेसिलर फाइबर्स ऑफ कॉक्लिया में जो है ट्रांसमिशन होना चाहिए, तब जाके साउंड जो है, साउंड सुनाई देने का लाउडनेस कम ज्यादा जो है सुनाई देगा। क्लियर, यस, 10th का आंसर है डेल्टा। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से, और इसका आंसर है डेल्टा, यस कमांडोज, डेल्टा। क्यों 3 हिस्सों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ह्यूमन जो ब्रेन है वो 3 मेजर हिस्सों में इस तरह से डिवाइडेड है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। क्लियर, यस, एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए कमांडोज आगे बढ़ते हैं। इफ आफ्टर कटिंग, गौर करिएगा, अगर हम स्पाइनल नर्व का डॉर्सल रूट काट दे तो क्या होगा, क्या एनिमल क्या महसूस करेगा। एक एनिमल के शरीर में स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले स्पाइनल नर्व डॉर्सल वेंट्रल रूट से निकलते हैं, और डॉर्सल रूट में क्या मौजूद होता है, सेंसरी डिवीजन, सेंसरी न्यूरॉन आता है, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, है ना, शरीर के किसी हिस्से से सेंसेशन आएगा तभी तो रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन जाएगा, लेकिन डॉर्सल रूट को काट दे तो सिंपल सी बात है, शो नो रिस्पॉन्स, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क खत्म हो जाएगा, रिफ्लेक्स आर्क ही खत्म हो जाएगा। यस कमांडोज ध्यान रखिएगा इस बात को, तो आंसर है इसका बीटा। क्वेश्चन नंबर 12 आंसर है बीटा। द फंक्शन ऑफ अवर विसरल ऑर्गन्स इज कंट्रोल बाय, स्वाभाविक बात है शरीर के जितने भी अंदरूनी अंग है जो हम देख नहीं सकते लेकिन इनवॉलेंट्री उन पर कंट्रोल सीएनएस का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, आंसर है बीटा, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, है ना, एसएनएस और पीएसएनएस जो कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्व, सारे के सारे इंटरनल विसरल ऑर्गन्स नर्वस सिस्टम के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से नियंत्रित है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से नियंत्रित होता है, सही बात है ये। और उसके चलते हुए यस कमांडोज मैं क्या कहना चाह रहा हूं, गौर करिएगा आप लोग। तो खुद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 हिस्सों में काम करता है, इमरजेंसी, नॉर्मल, और वो है सिंपैथेटिक एवं कौन, यस पैरासिम्पैथेटिक, तो इसलिए आंसर है इसका बीटा। यस कमांडोज। अगला क्वेश्चन, द वॉल ऑफ आईबॉल इज कंपोज्ड ऑफ, आंखों का जो आईबॉल है डेफिनेटली उसके जो लेयर्स होते हैं, ठीक है, तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस को ध्यान से देखने पर क्या, ये रेटिना का लेयर होता है, रेटिना खुद 3 लेयर के बने होते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं है। यहां तो आईबॉल पूछा है, आईबॉल, फिर स्क्लेरा, कॉर्निया, कॉर्निया जो है वो एक सामने का हिस्सा होता है, स्क्लेरा का ही सामने का हिस्सा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर ऑटोमेटिकली डेल्टा, डेल्टा इसका आंसर है। 3 लेयर, स्क्लेरा बीच का लेयर और अंदर का लेयर रेटिना, स्क्लेरा, स्कोरॉइड, रेटिना, 3 लेयर्स होते हैं आईबॉल में, करेक्ट, तो डेल्टा इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ विजन। अब आप ध्यान से इन पॉइंट्स को देखिए, ये है एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कमांडोज, ये है एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चन, यानी इन सारे लाइंस को पढ़ के देखो और एनसीईआरटी पढ़ के देखो, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये साफ सुथरा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन के ऑप्शंस में आ गए हैं, और जिसको एनसीईआरटी की लाइन अब याद रहेगी, यही वो क्वेश्चन है जो आपको एहसास करा रहा है कि क्या होता है एनसीईआरटी लाइनर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक अलग बात है, एनसीईआरटी बूस्टर लॉजिकल कंसेप्ट क्वेश्चंस अलग होते हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट का और किसी घटना का जानकारी अच्छे से होना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन फिलहाल इधर जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ना, इनकरेक्ट, पहले तो मार्किंग कर ले, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो पहला वाला स्टेटमेंट
स्टेटमेंट तो मुझे एक नजर में करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि विजिबल वेल फोकस्ड ऑन रेटिना इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ, है ना, रोडोप्सिन, वही ऑप्सिन टूटता है रेटिनल फॉर्म उसका, ये सही है स्टेटमेंट, ये सही है ना। फिर ये भी सही है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्सिन जिससे परमेबिलिटी पोटेंशियल डिफरेंस फोटो रिसेप्टर सेल जनरेट करता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, और पूछा इनकरेक्ट है। फिर है ना, फिर देखिए नेक्स्ट, अ सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड इन फोटो रिसेप्टर जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन बायपोलर थ्रू गैंग्लियोनिक, ये गलत है। अगर ये गलत है स्टेटमेंट, क्यों? क्योंकि सिग्नल तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन फोटो रिसेप्टर के बाद कौन सा लेयर होता है? बायपोलर लेयर होता है, और यहां लिखा है कि फोटो रिसेप्टर के बाद गैंग्लियोनिक सेल के थ्रू बायपोलर तक पहुंचता है, गलत। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, और यही आंसर होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि लाइट पड़ने के बाद सबसे पहले फोटो रिसेप्टर सेल्स इंपल्स जनरेट करते हैं, वो बायपोलर पे पहुंचता है, फिर बायपोलर से गैंग्लियन में, और इधर क्या लिखा है कि पहले गैंग्लियन और गैंग्लियन से फिर बायपोलर, गलत। इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ओके कमांडोज, तो गौर करिएगा, ड्यू टू द चेंज इन अ सिग्नल इन प्रोड्यूस, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर सी है, बात खत्म। ओके, तो चलिए कमांडोस, क्वेश्चंस का सिलसिला ऐसे ही हम जारी रखेंगे, करेंगे, ठीक है। ध्यान से आप, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया, आपने अहम बात देखी होगी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी करीब जो 15 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए मैंने अभी तक, उसमें आपने गौर किया कि करीब 8 क्वेश्चन, आधे से ज्यादा क्वेश्चन पोटेंशियल डिफरेंस नर्व इंपल्स कंडक्शन पे था, जो हर तरह से मैंने क्वेश्चन आपको कवर किए। वो ये बता रहा है कि वो चैप्टर का हिस्सा कितना इंपॉर्टेंट है। रिवाइज जरूर करिए, करते रहिए, समझते रहिए, और इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के आप उसको अप्लाई करें। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यस कमांडोज, तो क्वेश्चंस के सिलसिले को जो हम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके में अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इज नॉट इन्वॉल्व इन नी जर्क रिफ्लेक्स। कमांडोज, बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये, नी जर्क रिफ्लेक्स, जो कि एक स्पाइनल रिफ्लेक्स का उदाहरण है, और स्पाइनल रिफ्लेक्स में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं। फिलहाल इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर है सी। यस कमांडोज, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन नी जर्क रिफ्लेक्स, आंसर होगा ब्रेन, क्योंकि ये एक स्पाइनल रिफ्लेक्स है, इसका पाथवे स्पाइनल कॉर्ड के साथ इन्वॉल्व है, ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, आंसर है सी। चलिए अगला क्वेश्चन। यस कमांडोज, अ पर्सन वियर्स कॉन्वेक्स लेंस, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना। आईज की एकोमोडेशन पावर का ये क्वेश्चन है, जिसमें जो है लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, शेप ऑफ लेंस को चेंज करके, ये थ्योरी में आपको बताया गया था। कमांडोज ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीलियरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट मिलकर शेप ऑफ लेंस से जो है एकोमोडेट करते हुए फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, जिससे कि नियर और डिस्टेंट विजन प्रॉपर रहे। फिलहाल एक व्यक्ति अपने चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करता है, यानी उसको, यस कमांडोज, नजदीक का नहीं दिखाई देता, नजदीक का नहीं दिखाई देता, मींस उसको लॉन्ग साइटेडनेस था। क्या था? लॉन्ग साइटेडनेस था, और उसको नजदीक का नहीं दिखता था। तो नजदीक की चीजों को देखने के लिए उसने क्या इस्तेमाल किया? कॉन्वेक्स लेंस। लेंस तो हमारा आई लेंस कॉन्वेक्स होता है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस हमने इस्तेमाल करवाया उसमें, जिससे कि नजदीक की वस्तुओं को वो आसानी से ऑब्जेक्ट्स को देख सके, नजदीक से पढ़ने के लिए। लेकिन यदि हम उसके विदाउट ग्लासेस उसको जो है नजदीक की चीजें क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि नजदीक चीज का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज, यस कमांडोज, बिहाइंड द रेटिना, डेल्टा आंसर है। यदि उसके चश्मे का इस्तेमाल ना करे, ग्लासेस का इस्तेमाल ना करे जो कॉन्वेक्स लेंस के बने थे, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अ पर्सन वियर्स कॉन्वेक्स लेंस फॉर प्रॉपर विजन, जिसको उसको क्लियर दिखाई दे, नजदीक का क्लियरली दिखाई दे, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ, नहीं करने दिया, तो क्या दिक्कत आएगी? क्यों? जो भी दिक्कत उसको होगी, उसके चलते हुए जो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट है बिहाइंड द रेटिना बनता है। यस कमांडोज, डेल्टा आंसर है 17 का। आगे बढ़ते हैं। इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ध्यान दीजिए, एबव द रोज ऑफ द हेयर सेल्स। यस कमांडोज, गौर करिए, इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई एबव द रोज ऑफ हेयर सेल्स, यानी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के हिस्टोलॉजी की बात कही है, जो इलास्टिक मेम्ब्रेन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे होता है, जिसपे वो जाके टकरा सके। यस, द आंसर इज बीटा।
बीटा यानी टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन याद करिए, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन लेबल किया हुआ है। ध्यान रखिएगा कमांडोज, बीटा इसका आंसर है कि उस मेम्ब्रेन का नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्लियर? ओके। साउंड वाइब्रेशंस आर पास्ड। ध्यान से देखिए, लिटरेचर पढ़ाते हुए आपको बताया गया था कि साफ साफ मिडिल ईयर से ओवल विंडो से घुसते हुए फ्लूइड, यस कमांडो, साउंड वेव्स के लिए कौन सा फ्लूइड में जो है कंपन होना चाहिए, और वो कंपन जाके किस झिल्ली को, किस मेम्ब्रेन में लहरबद्ध ऐसा करके लहराते हुए रिपलिंग एक्शन उत्पन्न करेगा। यस, आंसर होगा बेसिलर मेम्ब्रेन। ए ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन जिसपे ऑर्गन ऑफ कॉटाई मौजूद होता है। तो पेरिलिम्फ से आते हुए पेरिलिम्फ जब झंझनाता है तो बेसिलर मेम्ब्रेन के रिपलिंग एक्शन से, यस कमांडोज, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इसका आंसर है। साउंड वाइब्रेशंस आर पास्ड थ्रू द मिडल ईयर टू ओवल विंडो ऑन द फ्लूइड। सही बात है। कौन सा फ्लूइड? पेरिलिम्फ। और उसके बाद जो है उस फ्लूइड में लिम्फ कौन? पेरिलिम्फ। और पेरिलिम्फ से कौन सा मेम्ब्रेन? बार बार मैं आपके सामने ये पॉइंट बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रिसेप्टर सेल्स फॉर बैलेंसिंग अकर्स इन ह्यूमन ईयर। कहां होता है बैलेंसिंग के लिए? यूट्रिकुलस, सर्कुलस, सेमिकुलर कैनाल्स। बीटा इसका आंसर है। वेस्टिबुलर अपैरेटस का ये हिस्सा जहां पर क्या मौजूद होता है? मैकुला लिथोरिया। उस मेम्ब्रेन को, उस रिसेप्टर को क्या कहते हैं कमांडोस? मैकुला लिथोरिया। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। nerve fibers are surrounded by insulating fatty layer। हर कोई जानता है इसका आंसर। यस कमांडोज, बीटा इसका आंसर है। माइलिन शीट, और उसकी मौजूदगी से अभी थोड़ी देर पहले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि नर्व इंपल्स पर क्या फर्क पड़ता है? कंडक्शन स्पीड अप हो जाता है, सॉल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। फिलहाल 21वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर है बीटा। यस कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एरिया ऑफ द ब्रेन का एक ऐसा एरिया जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन के लिए जिम्मेदार है, इसके में घबराने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर है सी। हर कोई जानता है द इमोशनल ब्रेन ऑफ अवर बॉडी इज लिम्बिक सिस्टम, जो किस किस का 5 कंपोनेंट्स के बने। लिम्बिक सिस्टम 5 कंपोनेंट्स के बने होते हैं। लिम्बिक लोब, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, ये सब मिलकर जो है हमारे ब्रेन का लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन बनाते हैं। आंसर है सी, लिम्बिक सिस्टम। अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन कमांडोज, गौर से सब लोग देखिए और सुनिए। जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक का जो है पोटेंशियल जो है -70 है, और दूसरे बी और ए दो न्यूरॉन है, एक -70 एक -50 है, उनका रेस्टिंग पोटेंशियल है। अब उनमें जो है इंपल्स जनरेट करना है, उसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है इज कितना? -35 फॉर बोथ न्यूरॉन्स। मिनिमम -35 पे ले जाना है, -70 और -50 है, लेकिन दोनों का थ्रेशोल्ड मतलब जितना मिनिमम, जिससे कि वो स्पाइक लेके इंपल्स जनरेट एक्शन पोटेंशियल कर सके, डीपोलराइज हो सके। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया है? यस कमांडोज, कि दोनों ही 35 मिलीवोल्ट तक पहुंचकर थ्रेशोल्ड पे हो सकते हैं। न्यूरॉन ए डिपोलराइज बाय 35, बिल्कुल सही है, और न्यूरॉन बी हाइपर पोलराइज बाय 15। ये गलत है, ये गलत है। डीपोलराइज, हाइपर पोलराइज मतलब जो इंपल्स रुक जाएगा। हाइपर पोलराइजेशन मतलब इंपल्स का रुक जाना, और हाइपर पोलराइजेशन कभी भी जो है प्लस में नहीं होता है, माइनस में होता है। -80 होता है हाइपर पोलराइजेशन। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 15 पे भी पहुंच जाए तो कुछ तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ए और बी का। सही बात है, क्योंकि दोनों के लिए -35 पे ले जाना उनका थ्रेशोल्ड है। तो 70 देखिए ना, 70 से कितने पे पहुंच गए? 35 पे। ए के लिए सही है, -70 से -, और बी का तो रेस्टिंग पोटेंशियल जो है कितना था? वो थोड़ा ज्यादा था, तो उसको थोड़ा और कम लगा, -15 पे पहुंचना। लेकिन -15 पे हाइपर पोलराइज थोड़ी होगा, इसलिए ये गलत है। गौर करिएगा कमांडोज, बी ऑप्शन इसलिए सही आंसर है क्योंकि फॉल्स पूछा है, और फॉल्स इसलिए कि 15 मिलीवोल्ट पे हाइपर पोलराइज थोड़ी होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। क्लियर? सबको आई बात समझ में? न्यूरॉन बी जो है 15 मिलीवोल्ट पर एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइज होगा, और यहां क्या लिखा है? हाइपर पोलराइज, इसलिए यह गलत स्टेटमेंट है, और इस ऑप्शन का आंसर है बीटा। यस, बीटा। नेक्स्ट, among which of the following group of chemicals all are neurotransmitters? यस कमांडोज, आंसर इसका डेल्टा। एक नजर में देखिए, एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामाइन, डेल्टा इसका आंसर है, क्योंकि बाकी सब में देखिए थ्रेओनिन एक एमिनो एसिड है, सेरोटोनिन, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन है,
ठीक है ना कमांडोज, क्योंकि ये दोनों तो चलो मान लिया, लेकिन ये तो हार्मोन है, ये अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ये हार्मोन है, इसलिए ये ऑप्शंस नहीं होंगे। सबके सब जो है न्यूरोट्रांसमीटर है, डेल्टा आंसर है 24 का। अगला, इन द एक्सॉन नर्व इंपल्स ट्रेवल, एक्सॉन में नर्व इंपल्स कहां से कहां ट्रेवल करता है? टुवर्ड्स नहीं, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। बीटा आंसर है, वेरी इजी, यूनिडायरेक्शनल, सभी जानते हैं इसका आंसर बीटा होना चाहिए क्योंकि यूनिडायरेक्शनल की बात होती है। यस कमांडोज, इन द एक्सॉन नर्व इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, एक्सॉन से आगे की तरफ बढ़ता है हमेशा, यूनिडायरेक्शनल। मार्क द विटामिन, कौन सा विटामिन रोडोप्सिन बनाने के लिए जरूरी है? विटामिन ए, एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन, विटामिन ए। यस, नहीं तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस वो बीमारी का नाम है। यस कमांडोज। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ माइलिन इन द नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम में माइलिन का क्या रोल है, इसके सही एक्सप्लेनेशन कहां है? और वाकई में ही इसका आंसर है इंसुलेट एंड स्पीड द ट्रांसमिशन अलोंग द एक्सॉन, बीटा इसका आंसर है। यस कमांडोज, क्योंकि बाकी तो मैच कर ही नहीं रहा, स्लो डाउन नहीं हो सकता, वो वहां डेंड्राइट नहीं हो सकता, अलोंग डेंड्राइट लिखा इसलिए गलत है, और ऑल द अबव हो नहीं सकता, बीटा इसका आंसर है। वेरी इजी, यही उसका काम होता है। अब जो ड्रग्स, अगला क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, ड्रग्स दैट अल्टर द परमिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या होता है, नर्व इंपल्स कंडक्शन पर क्या पड़ता है? वो दवाइयां जो कि नर्व इंपल्स कंडक्शन दे जाती हैं ब्रेन के इलाज के लिए, या जो भी है वो क्या करते हैं, ठीक है ना, अलर्ट करने के लिए क्या करते हैं? परमिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, जिससे कि नर्व इंपल्स कंडक्शन पे क्या फर्क पड़ता है? यस कमांडोज, तो इसका आंसर है, ध्यान से देखिए, दे प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सोडियम पोटेशियम, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, प्रिवेंट नहीं करेंगे, दे प्राइमरीली अफेक्ट द कंडक्शन अलोंग द एक्सॉन, ये सही आंसर है। ऑल द अबव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं होगा, और न्यूरोट्रांसमीटर्स एट साइनाप्स पर भी वो कुछ नहीं कर सकते, प्रिवेंट थोड़ी करेंगे, प्रिवेंट लिखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये असर नहीं करेगी, प्रिवेंट हो गए तो इंपल्सिव कंडक्ट नहीं होगा, ब्रेन काम करना ही बंद कर देगा, बॉडी में नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो जो भी इलाज के लिए दवाइयां हैं वो किसी ना किसी तरह से कंडक्शन को इफेक्ट करते हैं, जिससे कि अलर्ट हो जाते हैं या डिमिश हो जाते हैं, जो भी फर्क पड़ता है शरीर पे वो अलग बात है, लेकिन ये दोनों नहीं होते, इसलिए ऑल द अबव भी आंसर नहीं होगा। और कमांडो सब लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा हर क्वेश्चन में ऑल द अबव आंसर नहीं हो सकता, भले ही ऑप्शन में ऑल द अबव दिया हो, आंख बंद करके ऑल द अबव थोड़ी टिक करेंगे, हर पॉइंट को पढ़कर समझकर फिर टिक करेंगे, क्योंकि इसमें आपने आज यही तो सीखा कि फिलहाल इसका आंसर बीटा है। आई मेरी बात समझ में सबको कमांडोज? यही तो सीखने वाली बात थी आज के डिस्कशन में। ह्यूमन आईबॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इट एनक्लोजेस, ह्यूमन आईबॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इट एनक्लोजेस। यस कमांडोज, गौर करिएगा क्या बोल रहे हैं कि ह्यूमन आईबॉल जो है 3 लेयर्स के होता है और उसके अंदर क्या क्या आते हैं? अगेन इसका आंसर है बीटा, लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, बीटा आंसर है, क्योंकि आईबॉल के अंदर ये तीनों चीजें हिस्टोलॉजिकली एनक्लोज्ड है। करेक्ट स्टेटमेंट। अगला, हाउ आर द न्यूरॉन्स, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ आर न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरली अडेप्टेड टू केमिकली ट्रांसमिट इंपल्स ऑफ द नेबरिंग न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरली कैसे अडेप्टेड है जिससे केमिकल साइनाप्स, यानी केमिकल साइनाप्स के डेफिनेशन का क्वेश्चन है कि एक न्यूरॉन अपने नेक्स्ट अगले न्यूरॉन पर केमिकली कैसे ट्रांसमिट करता है, ये कैसे संभव है ट्रांसमिशन? यस, तो इसका आंसर भी बीटा है, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल पे जो सिनेप्टिक नॉब होता है उसके सिनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं और यही केमिकल साइनाप्स की विशेषता होती है, इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बीटा। यस कमांडोज, बीटा इसका आंसर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कमांडोज आपको एक एक क्वेश्चन सिस्टमैटिकली समझ में आ रहा है, लैंग्वेज किस तरह से आपको कंसेप्ट्स याद रखने हैं, और ये प्रोबेबल क्वेश्चन से इस तरह से एनसीईआरटी के चैप्टर नीट 2022 में न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे और हम बात करेंगे नए और क्वेश्चन पैटर्न्स का। ध्यान दीजिए सब लोग, एवरी वन ऑफ यू। यस प्लीज। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा कमांडोज, गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन अ मेम्ब्रेन इज एट रेस्टिंग पोटेंशियल द कंसंट्रेशन ऑफ, गौर करिएगा, दो तरह के आयंस का कंसंट्रेशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन, जब रेस्टिंग स्टेट में होता है तो वो कैसे होता है ना, जबकि इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रहा है,
व्हेन अ मेम्ब्रेन इज एट रेस्टिंग पोटेंशियल द कंसंट्रेशन ऑफ, यानी दो जो आयंस हैं उनका कंसंट्रेशन कैसे क्या रहता है देखिएगा ध्यान से, तो उसके अनुसार आंसर इसका होना चाहिए। यस कमांडोस, गौर करिए, सोडियम आर हायर, डी ऑप्शन इसका आंसर है, क्योंकि सोडियम आउटसाइड द मेम्ब्रेन हाई होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और अंदर जो है पोटेशियम हायर रहता है, इसलिए इसका आंसर है डेल्टा। इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर है डेल्टा। क्यों? क्योंकि जब भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है -70 मिलीवोल्ट, तब आयंस सोडियम और पोटेशियम की कैसी स्थिति रहती है, बाहर सोडियम ज्यादा रहता है मेम्ब्रेन के ऊपर और अंदर पोटेशियम ज्यादा रहता है, इसलिए डेल्टा आंसर है। Which of the following forms the cerebral fluid? Very very easy. Yes, choroid plexus. Choroid plexus जो होता है वो बनाता है, क्लियर, वो बनाता है cerebrospinal fluid। ध्यान रखिएगा कमांडो, CSF सेरिब्रोस्पाइनल नर्वाइन टॉनिक होता है ब्रेन के लिए, और उसको लगातार जो है फॉर्म करने का काम ब्लड को फिल्टर करके कोरॉइड प्लेक्सस का होता है, इसलिए आंसर है इस दिए गए क्वेश्चन का ए। नेक्स्ट, यू आर वॉचिंग हॉरर मूवी, मतलब एक बहुत ही इमरजेंसी स्थिति, और इमरजेंसी में आप सभी जानते हैं फ्लाइट है ना, फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स होता है, उसके अनुसार जो एसएनएस डिवीजन इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसका आंसर है सी, बोथ ए एंड बी कंडीशन जिम्मेदार है, दैट इज फ्लाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इमरजेंसी डिवीजन है और शरीर को 3F सिचुएशन के लिए तैयार करता है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, फाइट फ्लाइट सिचुएशन। Which of the following is an example of conditional reflex? कंडीशन मतलब परिस्थितिवश आपका शरीर काम करता है, फिलहाल इधर दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली है ना, टेस्ट के साथ मुंह में पानी आना, वाटरिंग ऑफ माउथ एज एट द टेस्ट ऑफ द फूड, वो तो आना स्वाभाविक है, ठीक है। विड्रॉल, ठीक है ना, इज एन एग्जांपल, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग, नहीं, ये तो बाय बर्थ रिफ्लेक्स है। साइक्लिंग, साइक्लिंग सही आंसर है, यस कमांडोस, साइक्लिंग सही आंसर है, क्लियर क्लियर, सी आंसर है, कंडीशनल रिफ्लेक्स सी। फ्लोइंग ऑफ टीयर्स भी आप देख सकते हैं वाइल पीलिंग कटिंग अनियंस, नहीं, ये तो एक बाय बर्थ रिफ्लेक्स है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल रिफ्लेक्स? अब उल्टा, सिंपल रिफ्लेक्स, बाय बर्थ रिफ्लेक्स जो जन्मजात हम में मौजूद है, मान के चलिए कि मैंने एक चौक का टुकड़ा आपकी तरफ फेंका, आप ऐसे आप पलक झपकाएंगे, पलक झपका देंगे, क्लोजिंग ऑफ आईज, ठीक है, तो ये तो सडनली अप्रोचेस देम, कोई भी ऑब्जेक्ट आंखों की तरफ आएगा, पलक झपक जाएगा, ये जो है कंडीशनल सिंपल रिफ्लेक्स है, ठीक है ना, सिंपल अनकंडीशनल रिफ्लेक्स है, इसलिए इस 35 क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए, वैक्स ग्लैंड, कान में जो वैक्स ग्लैंड होता है उसको सिबेशियस सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं, डेल्टा इज द आंसर, ठीक है ना। जो ईयर कैनाल में मौजूद होता है उसको सिबेशियस, वो एक ऑयल ग्लैंड है कमांडो, ध्यान रखिएगा, वो एक सिबेशियस ग्लैंड सेरुमिनस ग्लैंड कहलाता है, ईयर वैक्स बनाने वाला सेरुमेन बनाता है, क्लियर। 36 का आंसर है डेल्टा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली ट्रेसेस, ध्यान दीजिए कि सही ये जो है, मतलब कहने वाले में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो साउंड वेव्स है वो कैसे ट्रेवल करेगा, उसका सही पाथवे क्या है। सबसे पहले ऑडिटरी कैनाल, फिर ईयर ड्रम, फिर ईयर ऑसाइकल्स, ईयर कॉकली, है ना, बिल्कुल ये सही आंसर है, यानी इसका आंसर है ए। क्वेश्चन में पूछा गया सही सीक्वेंस क्या है, साउंड सुनाई देने के लिए एनर्जी ऑफ साउंड ईयर में कैसे ट्रेवल करेगा, करेक्टली कैसे ट्रेस करेगा, ट्रेवल करेगा, आंसर है ए 37 का। नेक्स्ट, नो इमेज फॉर्मेशन अकर्स, कोई इमेज नहीं बनता ऑन ब्लाइंड स्पॉट, क्या कारण है, बिकॉज, उसका कारण बताएं। सिंपल, इसका आंसर सभी लोग जानते हैं कि ब्लाइंड स्पॉट पे कोई रॉड और कोन सेल्स नहीं होते, इसलिए इसका आंसर है बीटा, ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि वहां से जो है ऑप्टिक नर्व फाइबर निकलता है, वहां रेटिना डिसकंटिन्यू हो जाता है, इसलिए वहां कोई इमेज नहीं बन सकता, क्योंकि वहां कोन और रॉड सेल्स एब्सेंट है। बीटा इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38। द पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग, वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन, यस कमांडोज, ए, कॉक्लिया जो है हियरिंग ऑर्गन है, करेक्ट, ए आंसर है कॉक्लिया। कान के अंदर कॉक्लिया वो रीजन है, जबकि सेमी सर्कुलर कैनाल काइनेटिक बैलेंस के लिए जिम्मेदार है। अगर काइनेटिक बैलेंस पूछते, स्टैटिक है ना, काइनेटिक दौड़ते भागते चलते फिरते बैलेंस, उसके लिए फिर आंसर होता सेमी सर्कुलर कैनाल। फिलहाल इधर आंसर ए है, क्योंकि जो है हियरिंग ऑर्गन पूछा है इंटरनल ईयर का, वो है ए कॉक्लिया।
फिर ध्यान से देखिए कमांडोज, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन मैमेलियन आए द पावर ऑफ एकोमोडेशन, बेहतरीन क्वेश्चन है ना, सेंस ऑर्गन का ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान से सब लोग देखें इसको कि एकोमोडेशन यानी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए कौन जिम्मेदार है, कैसे वो करता है। ह्यूमन आई फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, नियर डिस्टेंट विजन, दैट इज कॉल्ड एकोमोडेशन। और इसके लिए जो है, यस कमांडोज, चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बाय सीलियरी बॉडी। यस कमांडोज, सारे दिए गए ऑप्शंस में से सी आंसर इसमें सही है। सीलियरी बॉडी इसमें मदद करता है शेप ऑफ लेंस को चेंज करके। फिलहाल इधर दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली सी इज द प्रोबेबल आंसर, चेंजिंग द फोकल लेंथ बाय यूजिंग ऑफ आई लेंस बाय सीलियरी बॉडी, क्योंकि वही हमारा एकोमोडेशन अपैरेटस है। ओके कमांडोज, यस कमांडोज, क्वेश्चंस का सिलसिला जारी रखते हुए अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे, कैसे एनसीईआरटी के शुरुआती हिस्से से पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, या कह सकते हैं कि पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन के कंसेप्ट्स, नर्व इंपल्स कंडक्शन, साइनैप्स के क्वेश्चन, या हिस्टोलॉजिकली न्यूरॉन के बारे में और उसके जो एलाइड ग्लियल सेल्स वगैरह होते हैं, ये आपने एक्सपीरियंस किया। ओके कमांडोज, तो इन क्वेश्चंस के बाद अब हम ब्रेन और दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं, सेंस ऑर्गन्स, यहां से भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं, आईज के बारे में, ईयर के बारे में, क्लियर, नोज, टंग, या इवन रिफ्लेक्स एक्शन। ध्यान रखिएगा कमांडोज, रिफ्लेक्स एक्शन क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट, और ब्रेन के कुछ खास पोर्शंस हैं हिंड ब्रेन में, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मतलब ये सारे वाइब्रेंट पोर्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैच द कॉलम पैटर्न, जहां पर आपको रिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर्स आप सब देख सकते हैं कॉलम ए पे, और उसका क्या रोल है, कहां कौन कहां मौजूद है, क्या कनेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन। तो रिकॉल करिए कमांडोज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बेसिलर मेम्ब्रेन पे मौजूद है। यस कमांडोज, आप सब गौर करिएगा, जो है ये मैचेस विथ लोकेटेड ऑन ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, कहां, बेसिलर मेम्ब्रेन पर होता है। यस, तो ऑटोमेटिकली जो है आंसर है बीटा, क्योंकि और ये कॉम्बिनेशन कोई मैच नहीं कर रहा। 4, ये देखिए क्लास, ध्यान से देखिए, आंसर है बी। ओके कमांडोज, बाकी आपके सामने मैं मैच जरूर करना चाहूंगा। कॉक्लिया, कॉक्लिया जो है इट इज दी, क्या होता है, कॉइल्ड पार्ट ऑफ लेब्रिंथ, करेक्ट है ना। अस्टेचियन ट्यूब मिडिल ईयर के साथ कनेक्ट करता है, स्टेप्स जो है उसके साथ कनेक्ट करता है, यस, मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स, और फाइनली अटैच टू ओवल विंडो, कौन, स्टेप्स, स्टेप्स हड्डी जो है। तो आप देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन यहां मैच कर रहा है। एवरी वन ऑफ यू ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को कि सारे पार्ट्स के नाम और कौन कहां एनाटॉमिकली कहां किसके साथ मौजूद है, कहां लोकेटेड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमन ईयर से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। अगेन इसमें ओवरी, ओवरी इज द सोर्स ऑफ, यस कमांडोज, क्लियर, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है किसके लिए सोर्स होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, कॉर्पस लूशियम सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली, और लेडिक सेल से एंड्रोजन। तो ये कॉम्बिनेशन, यस कमांडोज, कहां मैच कर रहा है, एवरी वन ऑफ यू ध्यान से देखिएगा। सेकंड, यस, आंसर है सी, सी, सी आंसर है यहां पर। क्लियर कमांडोज, जिस तरह से मैंने कॉम्बिनेशन किया है ये ऑप्शन मैच कर रहा है। यस, ध्यान से देखें सब लोग। तो रिस्पेक्टिव एंडोक्राइन ग्लैंड और उससे बनने वाले सोर्स ऑफ हार्मोन क्या है वो बताया गया है यहां पर। दैट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम पैटर्न से अगला क्वेश्चन सॉल्व। ह्यूमन आई, गौर करिए कमांडोस, क्वेश्चन के पैटर्न को सब लोग ध्यान करिए, फॉलो करें। मैच द कॉलम पैटर्न है, लेकिन ईयर से रिलेटेड आपने रिवीजन कर लिया। अब जो क्वेश्चन है ये आई से रिलेटेड कुछ खास सेल्स और स्ट्रक्चर्स, उनके क्वेश्चन। इससे पहले हार्मोन का हो गया, है ना, सोर्स हार्मोन कौन सा क्या है, क्लियर। फिर रॉड एंड कोन्स, फोटो रिसेप्टर्स है, राइट। ब्लाइंड स्पॉट, एब्सेंस ऑफ, तो ऑटोमेटिकली आप सब लोग देख सकते हैं डी ऑप्शन सही मैचिंग पड़ रहा है। यस कमांडर्स, और आप गौर करिए, मुझे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन, ये जो डेडली कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है यहां पर, रॉड और कोन 3rd and 1, बस बात खत्म, कहीं और नहीं मैच कर रहा, ऑटोमेटिकली आंसर है। इससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं क्वेश्चन को सटीक सॉल्व करते हुए, क्लियर। बाकी मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन शुरू के दो और कहीं नहीं मैच कर रहे। 3rd यहां भी है, लेकिन फिर 4th के साथ थोड़ी मैच हो रहा है। आ गई मेरी बात समझ में। बाकी फोबिया क्या होता है, विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई इरीज, है ना, अपने आप मैच हो रहा है। सब लोग देखिए, फोबिया कोन्स होते हैं और ये ऐसा हो गया अपने आप।
चलिए कमांडोज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड अगेन कॉलम पैटर्न से है। ध्यान से देखिए कमांडोज, यहां पर आपके सामने पिट्यूटरी हार्मोन्स, थर्ड पेप्टाइड प्रोटीन्स जो भी बनते हैं। एपिनेफ्राइन क्या होता है? बायोजेनिक यानी सिंगल अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है। एंडोर्फिन क्या है? न्यूरोपेप्टाइड है, पेन किलर एंडोर्फिन। यस कमांडोस, एंडोर्फिन जो है हाइपोथैलेमस से बनने वाले पेन किलर्स होते हैं। न्यूरोपेप्टाइड्स और कॉर्टिसोल्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड। तो नाउ सी द कॉम्बिनेशन, कहां मैच कर रहा है? पहला वाला, यस, ए आंसर है यहां पर, ए। Which part of the brain is responsible for thermoregulation? Yes, commandos, hypothalamus आंसर है। वेरी सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, क्योंकि हाइपोथैलेमस में साफ साफ लिखा है कि टेम्परेचर रेगुलेटर, थर्मोरेगुलेटर सेंटर है हाइपोथैलेमस, इधर गिवन ऑप्शंस में से। करेक्ट। Which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्लियर। तो देखिए, एक रैंडम पॉइंट पहले इसमें पढ़ के देखते हैं, बारी बारी से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको रिवीजन करा रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व कराने से हुए रिवीजन भी कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट कॉर्निया, अब कॉर्निया तो चारों में लिखा है, तो कॉर्निया से रिलेटेड, हाँ ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो होता है, लेकिन इलास्टिन थोड़ी होता है, इसलिए गलत, बात खत्म। स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है ना, इसलिए गलत है। कॉर्निया कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट यहां तक तो ठीक है, लेकिन वेस्कुलराइज नहीं होता, इसलिए ये गलत। ऐसे करके फटाफट देखिए आप कमांडोज, ध्यान से देखिए, मेन वर्ड्स को पिकअप करिए। थ्योरी लिटरेचर में आपको ये सब बातें अच्छे से बताई गई हैं, उसी को अप्लाई करने का समय हो गया भाई। अगर डेंस है तो इलास्टिन थोड़ी होगा, कोलाजन होगा, जो सबसे अबंडेंट प्रोटीनिशियस और हाईली वेस्कुलराइज होता ही नहीं है, इसलिए गलत है। और यहां तक तो सही जा रहा है मैट्रिक्स, एंड मोस्ट सेंसिटिव पार्ट तो रेटिना होता है, इसलिए ये गलत है। तो ऑटोमेटिकली आंसर ये होगा, क्योंकि एक्सटर्नल ट्रांसपेरेंट है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन कवरिंग ऑफ द आईबॉल सामने से। यस करेक्ट। तो आंसर ऑटोमेटिकली ए है यहां पर। यस कमांडोस, 46 का। निसल्स बॉडीज आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, ये तो आप साइटोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली इसका आंसर डेल्टा। What is Nissel's bodies? Nissel's bodies क्या होते हैं? Free ribosomes and RER. That what comprises the Nissel's bodies. क्लियर। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक साइटोन, यस, न्यूरॉन में कहां पाया जाता है निसल्स बॉडी? साइटोन डेंड्राइट्स ओनली, एक्सॉन पार्ट में नहीं होता है। ओके कमांडोज, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स फंक्शन? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर बिल्कुल सही है, करेक्ट। लेकिन जैसे ही मैं लिम्बिक सिस्टम पे आता हूं, इंटरकनेक्ट, और ये गलत। तो यहां इनकरेक्ट ही तो पूछा है, इसलिए आंसर बीटा होगा। बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं, बाकी सब सही है। रिलीजिंग हार्मोन, रेगुलेशन, हंगर, थर्स्ट, हाइपोथैलेमस बिल्कुल सही है। कॉर्पस कैलोसम दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ता है, बिल्कुल सही है। फिलहाल दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इनकरेक्टली लिखा है, इसलिए बीटा आंसर है, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम बॉडी का इमोशनल ब्रेन है, इमोशन को कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग इमोशन को कंट्रोल करने वाला, इसलिए आंसर होगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। ओके कमांडोज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स प्लेट। सही बात है, ट्रांसपेरेंट आई जो ह्यूमन पोजीशन में हेल्ड है, वो कैसे हेल्ड है, कहां से हेल्ड है? यस आंसर है लिगामेंट्स अटैच विद सीलियरी बॉडी, एकोमोडेशन एपैरेटस, जो आई के शेप, आई लेंस के शेप को चेंज करके फोकल लेंथ एडजस्ट करता है, इसलिए आंसर है इसका ए। गुड विजन डिपेंड्स अपॉन एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड, है ना, विटामिन ए का सोर्स। तो सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। इन सारे ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन चुने जो स्टेटमेंट सही एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट को। तो आंसर सही है, विटामिन ए डेरिवेटिव फ्रॉम द कैरोटीन, करेक्ट, ए सही है। और रेटिनल इज द डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ये भी सही है, ए एंड सी बिल्कुल सही बात है। बाकी ये दोनों पॉइंट, तो आंसर होगा सी, ए एंड सी आर करेक्ट स्टेटमेंट, जो इस बात को समझाता है। दोनों एनसीईआरटी से लिए गए स्टेटमेंट से गौर से देखें, समझे क्लास कमांडोज, बिल्कुल याद से। ठीक है, विटामिन ए डिराइव्ड है, डेरिवेटिव फ्रॉम कैरोटीन। येलोइश फूड जो होता है कैरोटीन, उससे जो है विटामिन ए हमें मिलता है, सिंथेसिस होता है, वेरी गुड। लेकिन उसके बाद हमारा रेटिनल फॉर्म है ना, विटामिन ए इज द रेटिनल फॉर्म ऑफ, है ना, बोलते ना एल्डिहाइड फॉर्म रेटिनल। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्लियर। इसलिए हमें जो है कैरोटीन रिच फूड से लेना पड़ता है। एडिक्वेट इनटेक, गुड विजन अंधेरे में, है ना, नाइट विजन,
और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है क्योंकि रॉड सेल्स को अपना काम करने के लिए इस विटामिन का पुशअप बैकअप चाहिए पड़ता है। क्लियर कमांडोस? मेटाबॉलिकली। अगला क्वेश्चन, माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, यस कमांडो, स्वान शेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट। ए आंसर होगा इसका। क्यों? क्योंकि ओलिगोडेंड्रोसाइट सीएनएस में पाया जाता है एंड स्वान शेल्स आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस में पाया जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? यानी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। ऐसे माइलिन फॉर्मिंग सेल्स को स्वान शेल्स कहते हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं माइलिनेटेड, वहां माइलिन कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो ऑल स्वान शेल्स आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बट ऑल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर नॉट स्वान शेल्स। ये मेरा स्टेटमेंट सब लोग याद रखिएगा। ऑल स्वान शेल्स आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बट ऑल ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर नॉट स्वान शेल्स। बाकी दोनों ही माइलिन बनाते हैं रिस्पेक्टिव न्यूरॉन के लिए, बशर्ते अगर वो न्यूरॉन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो स्वान शेल्स कहलाते हैं माइलिन बनाने वाले, और अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में है तो उसे हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। ओके कमांडोस? तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस को हर तरह से कवर करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यस प्लीज। ओके कमांडोस, क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस 2022 का जो डिस्कशन हमारा जारी है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्किन रिसेप्टर्स। गौर करिएगा, द पेसिनियन कॉर्पसल्स रिस्पॉन्सिबल टू रैपिड चेंज इन स्किन में जो रिसेप्टर्स, जनरल रिसेप्टर्स पूरे शरीर में मौजूद है, उसी में से एक रिसेप्टर होता है पेसिनियन कॉर्पसल्स, और यह जिम्मेदार होता है एक व्यक्ति को किसी भी प्रकार के दबाव, प्रेशर को, यस कमांडोस, प्रेशर को जो है महसूस करना। ठीक है, हार्ड टच ऐसा करके प्रेशराइज, दैट इज प्रेशर, चेंजेस इन प्रेशर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑसिकल्स, कौन सा जो ईयर बोन है वो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, यस कमांडोस, टिम्फैनिक मेम्ब्रेन ऑफ मिडिल ईयर से जुड़ता है? द आंसर इज मेलियस। ए आंसर है मेलियस जो है। क्लियर? मेलियस, इनकस्टेप्स, ऐसे तीन होते हैं। तो टिम्फैनिक मेम्ब्रेन से मेलियस जुड़ता है, और जो अंदर ओवल विंडो है ना, साउंड को एम्पलीफाई करके कंडक्ट करने के लिए जिम्मेदार ओवल विंडो पास जो है वो स्टेप्स जुड़ता है, जो स्मॉलेस्ट हड्डी होती है। फिलहाल यहां टिम्फैनिक मेम्ब्रेन का पूछा है, इसलिए आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर, सभी जानते हैं, यस कमांडोस, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये रहा टर्मिनल बटन, सिनेप्टिक नॉब, और ये रहा एंड बॉडी। तो इसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं और इसे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो रिसेप्टर्स हैं, यहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होगा, यस कमांडोस, यहां से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होगा वो यहां पर मौजूद रिसेप्टर्स, यहां पर मौजूद है रिसेप्टर्स। तो फिर ऑटोमेटिकली आंसर होगा, यस कमांडोज, आंसर होगा डी, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। डेल्टा इज द आंसर। ओके कमांडोज, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कि सही स्टेटमेंट पूछना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कमांडोज, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर कि जो फोटो रिसेप्टर्स ह्यूमन आई में जो है अंधेरे में डिपोलराइज होता है, कौन? रॉड सेल्स, है ना, सिग्नल्स डेवलप करने के लिए अंधेरे में, डार्क विजन, डार्क आवर्स, डार्कनेस। और वही सेल जैसे ही लाइट का स्टिमुलस मिलता है उसमें रोडोप्सिन टूट जाता है, फोटो ब्लीचिंग कहते हैं, और फोटो ब्लीचिंग होने पर वही रॉड सेल हाइपर पोलराइज हो जाता है, इंपल्स जनरेट करना बंद कर देता है। इसलिए यह स्टेटमेंट सही है। यस कमांडोज, आंसर है ए। व्हाट स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैं हमेशा कहता हूं पहले आप मार्क कर लें कि कौन सा करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहला स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। और फिर अगले पॉइंट्स देख लीजिए, रिसेप्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, रिसेप्टर्स ही ग्रेडेड पोटेंशियल बनाते हैं, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नॉसी रिसेप्टर्स प्रेशर के लिए नहीं, अभी अभी आपने देखा था पेसिमियन, इसलिए उस क्वेश्चन को सॉल्व कराया गया। तो ये सारे स्टेटमेंट्स गलत है। क्लियर कमांडोस? चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोसेंसिटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ, यस कमांडोस, गौर करिएगा, जो फोटोसिंथेसिस कंपाउंड है ह्यूमन आई में वो किसके बने होते हैं? यस, एज पर एनसीईआरटी। और ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, बाकी सब जो है वो
प्योरली प्रोटीन्स नहीं है, प्योरली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है। आंसर है बीटा, ऑप्सिन एंड रेटिनॉल। क्लियर? है ना, ऑप्सिन एंड रेटिनल। रेटिनल्स आप सभी जानते हैं एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन A1। क्लियर? तो 56 क्वेश्चन का आंसर है बीटा। ये दोनों ऑप्शंस जो हैं फोटोसिंथेटिक कंपाउंड ह्यूमन आई में मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न। स्पाइनल कॉर्ड होता है, पोस्टीरियर और एंटीरियर हॉर्न ऐसे उसके जो रूट्स निकले रहते हैं, तो उसमें से जो एंटीरियर हिस्सा है जो मोटर इंपल्स ले जाने के लिए जिम्मेदार है, अगर वो डैमेज हो जाए, एंटीरियर हॉर्न सेल्स, यस, अगर वो डैमेज हो जाए तो क्या लॉस होगा? दैट्स द क्वेश्चन। ऑटोमेटिकली इसका आंसर ए है, वॉलेंट्री मोटर इंपल्सेस। आपके चाहने से जो इंपल्स वॉलेंट्रीली जनरेट होंगे वो बॉडी के इफेक्टर पार्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। वॉलेंट्री मोटर इंपल्सेस इज बीइंग इंपेयर्ड। चोट लगने पर ये डैमेज हो जाएगा और नहीं हो पाएगा वॉलेंट्री मोटर इंपल्सेस। आंसर है ए। Which of the following region of the brain is incorrectly paired? यानी जो भी बॉडी का रीजन दिया हुआ है, ब्रेन का वो जो रीजन दिया हुआ है, उससे रिलेटेड उसके फंक्शंस इनकरेक्ट मेंशन है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। कॉर्पस कैलोसम, कम्युनिकेशन बिटवीन लेफ्ट, ये तो सही है। सेरिब्रम, कैलकुलेशन कॉन्टेम्पलेशन, सही बात है, किसी चीज की प्लानिंग और कैलकुलेशन लॉजिक्स लगाना, बिल्कुल सही है। मेडुला, होम्योस्टैटिक कंट्रोल, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, सब कुछ कंट्रोल करता है, ये सारे सही है। पूछा क्या है? इनकरेक्ट। ऑटोमेटिकली आंसर सेरिबेलम है, क्योंकि वो जिम्मेदार होता है बॉडी बैलेंसिंग, गायरोस्कोप ऑफ द बॉडी होता है, लेकिन यहां लिखा है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी भाषा समझने में मदद करता है सेरिबेलम। गलत, ये गलत है, ऐसा नहीं करता है, इसलिए वो इनकरेक्ट है। ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन का आंसर है डेल्टा डी। ओके कमांडोज, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, जिम्नास्ट इज एबल टू, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जिम्नास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन, टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ। यस कमांडोज, गौर करिएगा मैंने क्या और कैसे बताया आपको। ओके, ध्यान से देखिए क्लास। जिम्नास्ट इज एबल, आपने देखा होगा जिम्नास्टिक, उनको बॉडी बैलेंसिंग की जरूरत है। अंधेरे में भी वो बढ़िया इधर उधर कूद लेंगे, उनको जो है बैलेंसिंग सेंसेशन चाहिए। क्लियर? तो उसके चलते हुए गिवन ऑप्शंस में से आंसर होगा डेल्टा। कानों में मौजूद वेस्टिबुलर अपैरेटस उस बैलेंस के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसका आंसर होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 59, डेल्टा इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कमांडोज, एवरी वन ऑफ यू। इन अ मेमेलियन आई, एक मेमेलियन आई की अगर हम बात करें, यस करेक्ट, उसमें जो फोबिया सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड है, वेयर, वहां क्या है? फोबिया सेंट्रालिस की क्या खासियत होती है कि उसमें हाई डेंसिटी, सिर्फ वहां पर कोन सेल्स मौजूद होते हैं, रॉड सेल्स नहीं होते हैं। यस, दैट्स करेक्ट अबाउट फोबिया सेंट्रालिस, इसलिए आंसर होगा डी। 60 का आंसर होगा डी। ओके कमांडोज, नेक्स्ट, इंजरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली टू डिसरप्ट। ध्यान दीजिए, अगर हाइपोथैलेमस में किसी प्रकार का चोट पहुंचा तो फिलहाल हाइपोथैलेमस में जितने भी सेंटर्स मौजूद है, इधर ऑप्शन शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं, वो तो लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। एमिगडाला या हिप्पोकैम्पस लोब इसको करता है। कौन? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हिप्पोकैम्पल लोब, इसलिए ये नहीं है, ठीक है ना। फिर कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, ये भी इसमें हाइपोथैलेमस का कोई लेना देना नहीं है। एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग नहीं, वो तो सेरिब्रम का हिस्सा है, इसलिए ऑटोमेटिकली आंसर ए है, अल्फा ए, क्योंकि वहां पर थर्मोरेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर का सेंटर मौजूद होता है। नेक्स्ट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस डायग्राम के थ्रू सही लेबलिंग, करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो देता है, यस कमांडोस गौर करिएगा, दैट इज बीटा, क्योंकि रेटिना है वो, यस रेटिना है, जहां पर रॉड और कोन सेल्स फोटो रिसेप्टर्स की तरह मौजूद है। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 62 आंसर है ए, कि सारे पोर्शंस देखने के बाद डायग्राम लेबलिंग बेसिस क्वेश्चन अनलेबल्ड आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कौन सा वो पार्ट है और उससे जुड़ी हुई सही बात क्या लिखा हुआ है, दैट्स द क्वेश्चन। क्लियर? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करने के लिए बोला है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, आंसर है ए, रेटिना। सॉरी कमांडोज, इसका आंसर होगा बीटा, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है बीटा, ठीक है।
मैंने ए इसलिए लिख दिया था क्योंकि यहां ए लिखा हुआ था तो गलती से मैंने ए लिख दिया था, लेकिन उसका आंसर होगा बीटा, ऑप्शन बीटा है, दैट इज बी। ए रेटिना जो एरिया है वो उसमें पहचान होती है। क्लियर? अगला स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन देखिए क्लास, कमांडोस अच्छे से देखिए। अ डायग्राम शोन इन द टर्मिनल, मतलब ये जो डायग्राम बना है अगेन इसकी सही लेबलिंग, मतलब ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है करेक्टली एटलीस्ट 2 फ्रॉम ए टू डी, 2 सही ऑप्शंस चुनने हैं लेबलिंग्स के जो सही से दिए हुए हैं, दैट्स द क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी है बीटा, बी आंसर है इसका। द रीजन इज कि सी आप देख सकते हैं ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, करेक्ट सी, एंड ए इज द रिसेप्टर, यहां रिसेप्टर्स होते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम आप सब लोग देख सकते हैं, इसलिए आंसर होगा इसका बीटा, कि ए स्टैंड्स फॉर द रिसेप्टर्स और सी स्टैंड्स फॉर द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ओके कमांडोज, ओके, तो 63 का आंसर है बीटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पैटर्न्स आएंगे कमांडोज, आप लोग इस पे नजर बनाए रखें, ध्यान दीजिए अच्छे से। नेक्स्ट, द ह्यूमन हिंड ब्रेन, जो ह्यूमन हिंड ब्रेन होता है कंप्राइजेस ऑफ पार्ट्स, इसमें से दिए गए ऑप्शन में से 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच, 3 हिस्सों के बने होते हैं हिंड ब्रेन, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिलहाल इधर दिए ऑप्शंस में से आंसर है डेल्टा, सेरिबेलम, क्योंकि कॉर्पस कैलोसम, हाइपोथैलेमस और स्पाइनल कॉर्ड तो अलग ही चीज है, ब्रेन का हिस्सा ही नहीं, कौन? स्पाइनल कॉर्ड। तो बचा हुआ आंसर जो होगा सेरिबेलम, गायरोस्कोप ऑफ द ह्यूमन बॉडी, बॉडी बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम के लिए जिम्मेदार है, कौन? सेरिबेलम। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्लेज नो रोल इन हियरिंग, हालांकि उसका कान का हिस्सा है, सुनने में उसका कोई रोल नहीं है, फिर भी शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, बॉडी बैलेंसिंग ही ईयर का फंक्शन है। वेस्टिबुलर अपैरेटस, बॉडी स्टैटिक हो या काइनेटिक हो, मोशन में हो या स्थिर हो, दोनों ही कंडीशन में जो बैलेंसिंग सेंसेशन जनरेट होता है कान से, कान के वेस्टिबुलर अपैरेटस से, इसलिए भले ही वो सुनने में मदद ना करे, ना पार्टिसिपेट करे, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर है डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ न्यूरॉन इज रेस्टिंग, अगेन एक रेस्टिंग न्यूरॉन है, रिलैक्स कर रहा है, नो इंपल्स कंडक्शन कर रहा है, तो बताइए फिर क्या स्टेटमेंट सही है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन की क्या कंडीशन है? आंसर है अल्फा, आंसर है अल्फा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, एक नजर में आप देखिए, सही बात है, एनसीईआरटी की लाइनर क्वेश्चन है कि उस समय वो पोटासियम के लिए, यस, पोटासियम आयंस के लिए जो है वो क्या होता है, यस, इट इज क्वाइट परमिएबल, हेवीली परमिएबल, 2 पोटासियम अंदर जाते हैं और 3 सोडियम आउटफ्लक्स होते हैं एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन पे, इसलिए आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पलिश रेड पिगमेंट फ्रोडॉप्सिन, सही बात है, रोडोप्सिन होता है, कंटेन्ड इन द रॉड टाइप ऑफ फोटोरिसेप्टर, वो किससे डिराइव? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ, यस, आंसर है विटामिन A1, विटामिन ए, विटामिन में भी A1, ये याद रखिएगा कमांडोस। ठीक है, डिहाइड्रोरेटिनल फॉर्म जो होता है विटामिन ए, ठीक है, रेटिनल फॉर्म उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड फॉर्म ऑफ विटामिन, एल्डिहाइड फॉर्म जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रोडोप्सिन बनने में मदद करता है, तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर है ए। सो दिस इज हाउ द प्रोबेबल क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड दिस ईयर। ध्यान रखिएगा क्लास, बिल्कुल इसको अच्छे से आपको बिल्कुल जो है ध्यान रखना है। ये एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच, शरीर में कुछ ऐसी दिक्कत होगी कि एडीएच कम बनेगा या रिलीज ही नहीं होगा, तो बताइए किडनी जो वाटर अवेलेबिलिटी होगी ना, वाटर कंजर्वेशन की जो प्रॉपर्टी वो खो बैठेगा, इस कंडीशन को कहते हैं, यानी बीमारी का नाम क्या होगा? डायबिटीज इंसिपिडस। एडीएच के ना बनने पर या कम बनने पर, यस कमांडोज, जो प्रॉब्लम होगा, जो हार्मोनल डिसऑर्डर रिपोर्टेड होगा वो है डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, पॉलीयूरिया, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया, है ना, डायूरेसिस, बहुत यूरिन बनेगा और ज्यादा यूरिन रिलीज होगा, पॉलीयूरिया कंडीशन हो जाएगा, दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन कैल्सिट्रॉल विच इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज प्रोमोटेड बाय, ठीक है, कोलेकैल्सिफेरॉल। याद रखिएगा, विटामिन डी जो बनता है स्किन के नीचे इन दी सिबेशियस ग्लैंड, जो ऑयल ग्लैंड होते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन यूवी लाइट जो होता है दैट इज यूवीए,
सनलाइट यूवीए के प्रेजेंस में जो है इस विटामिन का सिंथेसिस हमारे स्किन में पुअर मैंस विटामिन होता है, लेकिन वो कोलेकैल्सिफेरॉल इनएक्टिव फॉर्म होता है, उसको एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रॉल, उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दैट इज द हार्मोन पीटीएच। ए इसका आंसर होगा। ओके कमांडोज, पीटीएच हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ दैट एक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म विटामिन डी को बनने में मदद करता है, कैल्सिट्रायोल। और क्यों? क्योंकि विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है कैल्सिट्रॉल जो कि है तो विटामिन लेकिन शरीर में हार्मोन की तरह काम करता है सिनर्जिस्टिकली, पीटीएच के लिए भी और कैल्सिटोनिन के लिए भी। क्लियर। फिलहाल इधर के ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर पीटीएच होगा, याद रखिएगा कमांडोज। अगले क्वेश्चन पे आइए। अ मैन विथ आईक्यू इक्विवेलेंट, एक व्यक्ति काफी एज में है लेकिन उसका जो दिमागी विकास या फिर 5 साल के बच्चे की तरह है उसका आईक्यू, जो मेंटल एज है वो एक 5 साल के बच्चे की तरह है। बताइए ऐसा व्यक्ति किस चीज के किस हार्मोन की डेफिशिएंसी से, यानी वो अपने बचपन में जो है क्रिटाइन चाइल्ड के फॉर्म में बर्थ लिया उसने, हाइपोथायराइडिज्म, अपने मदर के हाइपोथायराइडिज्म का असर प्रेगनेंसी के दौरान पूरे डेवलपमेंट पे, मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल ग्रोथ। यस, द आंसर इज ए। थायरॉक्सिन के कमी के वजह से ऐसा कंडीशन डेवलप हुआ कि उसमें मेंटल रिटार्डेशन रहा, मानसिक कमजोरी, आईक्यू काफी कम पाया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं यस कमांडोज कि आपने मेरे साथ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन 2022 की सीरीज में आपने देखा कि पर्टिकुलर चैप्टर न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन का लैंग्वेज किस तरह से क्या रहेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एनसीईआरटी लाइनर, एनसीईआरटी बूस्टर, आपको मैच द कॉलम पैटर्न्स और जो भी ये सब पर्टिकुलर है इस तरह से ध्यान रखना है। मोस्ट प्रॉमिसिंग टॉपिक सेल्स, अलग अलग न्यूरॉन यानी नर्वस सेल्स और नॉन नर्वस सेल्स के क्वेश्चन, क्योंकि एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, क्लियर, माइक्रोग्लिया होता है नर्वस टिश्यू के अंदर, जो वहां से क्वेश्चन आ जाए। फिर एक न्यूरॉन खुद कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसमें कहाँ क्या मौजूद है और कैसे वो इंपल्स कंडक्ट करता है, ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे। 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बिल्कुल बनता है। तो आप अपनी इस चैप्टर की तैयारी को एक आखिरी टच इन क्वेश्चंस के थ्रू एक बार फिर से दीजिए, और जो थ्योरी लेक्चर में आपको सारी बातें बताई गई हैं उनको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लाइनर आप रिवाइज करें। इवन आपको जो है क्लियर कंसेप्ट का जो की नोट्स क्रैश कोर्स के मिले हैं, ध्यान से उनको देखिए, उनमें जो पॉइंट वाइज बताया एनसीईआरटी, उन्हीं पॉइंट्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, इस पर आप फोकस करें। ओके कमांडोज, इस उम्मीद के साथ मैं आप सबको जो है ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन दिशा देते रहें। आपने अपने तैयारी के आखिरी चरण में है, आखिरी स्टेज में है, बिल्कुल आपसे किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश अब नहीं की जा सकती। ओके कमांडोज, सो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।